नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मिशन 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी एक्शन में नजर आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में बीजेपी का मंडल चलो अभियान का आगाज हो रहा है। प्रदेश भर के 1107 मंडलों की बैठक शुरू हो गई है। 1107 मंडलों में बीजेपी नेता मौजूद हैं। उद्घाटन सत्र समेत 4 सत्र होंगे। साथ ही प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया समेत कई वरिष्ठ नेता जीत का मंत्र देंगे। घर में भी रहता है कि ये काम करते थोड़ा और ठीक हो जाता है। कोई सवामणी करते उसमें कोई कमी बेसी रह जाती है। इसी तरीके से संगठन का काम भी परिवार की तरह चलता है। तो ये समीक्षा भी जरूरी है कि पीछे कितने कार्यक्रम हुए थे, उसमें हम और अच्छे तरीके से कर सकते थे। उनकी एक समीक्षा जरूरी है। और आखिर में एक समापन सत्र होगा। तो 4 सत्र होंगे आज की इस मंडल की कार्य समिति में। ये इस तरीके की व्यवस्था अपने को जब भी आप मंडल की बैठक करेंगे इसी रूप में ही होगी। नहीं तो आए, भाषण दिया, कागज ले लिया, 4 टेलीफोन कर लिए, 4 सुना दी, 4 सुन ली और चले गए। तो ये रोज रोज तो होगी नहीं, लेकिन जब हो तो अच्छे सुंदर तरीके से हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज तक तो ये कैमरे वाले ऐसे आए नहीं थे। इसलिए आए हैं, ये देखने के लिए आए कि प्रदेश अध्यक्ष का अपने विधानसभा का क्षेत्र का मंडल कैसे काम करता है। और ये मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग आज की इस कार्य समिति के बाद में इतना विचार जरूर करोगे, इतना सहयोग जरूर करोगे कि राजस्थान की संगठनात्मक स्थिति की जब समीक्षा हो तो मुझे मेरी तारीफ करने की आवश्यकता नहीं पड़े। आमेर के मंडलों की तारीफ राजस्थान के दूसरे लोग करें कि यहां व्यवस्थित रूप से संगठन का काम इस तरीके से चलता है। तो अपने शिकवे, शिकायत, उलाने, नाराजगी ये सब चलती रहेगी। जब तक राजनीति है, जब तक जीवन है, तब तक चलेगा। घर में भी झगड़े होते हैं, पड़ोसी से भी होते हैं, गांव बस्ती में भी होते हैं, सारी चीजें। लेकिन हमारी पहचान आमेर में एक अच्छे व्यवस्थित संगठन के नाते हो, ये मेरी आपसे आग्रह है, गुजारिश है और मेरा निवेदन है। कर सकते हैं क्या? नहीं, कई गर्दन ऐसे हिला रहे हैं, मेरे को नहीं पता लग रहा हमें हिला रहे हैं ना हिला रहे हैं। लेकिन एक तो मैं अभी पूछ रहा था, उसको वेरीफाई करेंगे। पार्टी ने अभी जो संगठन की मजबूती के लिए बड़ा जो अभियान किया है, वो अभियान है। कई बार राजनीति में कह देते होंगे, चलती फिरती बात है कि पन्ने से क्या होता है, समिति से क्या होता है, सब कुछ होता है। संगठन व्यवस्था से चलता है, रचना से चलता है। कई बार आप देखते हो, मैं तो कई चुनावों का साक्षी हूं कि कई बार वोटर लिस्ट और पर्ची पड़ी रह जाती थी। क्यों? तो जिम्मेवार आदमी कहता था साहब कोई लेने वाला ही नहीं। ऐसा होता था ना कई बार। किसी बूथ पे बूथ की समिति का अध्यक्ष बनने वाला नहीं मिलता था। और खासतौर पर जैसे माइनॉरिटी के बूथ हैं, अल्पसंख्यक बूथ हैं, उस पर तो लोग कहते थे कि यहाँ पे मिलता ही नहीं। लेकिन अब स्थिति बदल गई। राजस्थान में 52,000 बूथ हैं, 42,000 तक थे। अब 10,000 बूथ छूटे हुए थे। एक बूथ की करामात कितनी बताता हूं। पिछली बार सरकार गई केवल 0.5% से। राजस्थान में 52,000 बूथ हैं और 1.5 लाख वोटों से आ रहे। एक बूथ पे कितने वोट चाहिए थे? कितने? एक बूथ पे 3 वोट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इतना ही फर्क था। तो बूथ के कामगार हम तो भुगत भोगी हैं। 2013 में आपने खुद ने विश्लेषण कर लिया होगा कि यार यहां इतने वोट ढल जाते तो अपना काम हो जाता। और 18 में अच्छी व्यवस्था से, अच्छे प्रोग्राम से लोगों के बीच में जाके उनको जगा कर खुद के संगठन को भी मजबूत करके गतिविधियां करके
हमने वो किया तो उसी ताकत से, कोई बाहर से थोड़ी आया था, वही आदमी अपने लोग थे, आप लोगों ने किया था। आपने चिंता करी थी एक एक वोट के लिए, जैसे सरपंच का चुनाव लड़ते हैं वैसे उठा उठा के। ऐसे संगठन को खड़ा करने के लिए उस बूथ पर यदि अपनी बूथ की कार्यकारिणी ठीक होगी, ताकत होगी, और हम उस मतदाता तक पहुंच जाएंगे। नहीं तो पहले उलाना यही मिलता था, बोले जी चुनाव में दिखते हैं, मतलब नेता तो बात अलग, कार्यकर्ता ही। कई बार कहते थे कि अब तो ठीक है, अशोक गहलोत जी की मेहरबानी है कि पिछले 3 साल से चुनाव ही करा रहे हैं, मतलब अभी चुनाव चल रहे हैं, अभी भी थोड़ा नगर पालिकाओं में फिर बाकी है। लेकिन ये आमतौर पर ये शिकायत होती थी। तो नीचे का कार्यकर्ता उस बूथ पर, उस शक्ति केंद्र पर कम से कम कार्यकर्ताओं की, जनता के सुख दुख तो पूछ ही सकता है। तो पहली राजनीति की शिकायत ये होती है। दूसरा, मेरे ख्याल से इस बात के आप भी साक्षी हो, इस पार्टी की खूबी की चर्चा अपन ने करी है, लेकिन मेरे ख्याल से जनसंघ जब बना था 21 अक्टूबर 1951 को, तो उस समय तो कांग्रेस का बिल्कुल ऐसा आजादी के तुरंत बाद जलवा उन्हीं का ही था, नेहरू जी का इतना बड़ा कद था, उस समय कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। आप में भी कई लोग ऐसे होंगे, वैसे तो बहुत नई पीढ़ी के लोग हैं, लेकिन आप में फिर भी कुछ 10-20 लोग ऐसे हैं जो कभी सोच नहीं सकते थे कि बीजेपी की केंद्र में वो बहुमत की सरकार आएगी। क्यों तो काका सही है ना? कभी सोच नहीं सकते थे कि केंद्र में बहुमत की सरकार आएगी। 26 दलों को सहयोग लेके अटल बिहारी जी ने सरकार तो चला ली, पर बहुमत नहीं आया। अब बहुमत क्यों जरूरी है? बहुमत इसलिए जरूरी था कि देश में ऐसे बहुत मुद्दे थे जिनका समाधान बहुमत से ही हो सकता था। अब 370 का समाधान बिना बहुमत के हो सकता था क्या? नहीं। जनता नाराज होती है आपसे, साहब आपने घोषणा पत्र में दे दिया, अब 370 हटाओ। अब काका जी हटाएं कैसे? आपका बहुमत ही नहीं, मंदिर भी नहीं बनता। जनता आपको कहती है कि साहब मंदिर बनाने का भरोसा दिया तो बढ़ाओ मंदिर, बढ़ सकता था क्या? तो 3 से 303 तक का जो सफर है, उसमें जब जब मौका लगा, उसमें चाहे गोरक्षा का आंदोलन हो, चाहे गोवा मुक्ति का आंदोलन हो, चाहे कश्मीर का आंदोलन हो, श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, आपातकाल का आंदोलन हो, आजादी के बाद किसी राजनीतिक संगठन ने आंदोलन की इतनी लंबी परंपरा को नहीं जिया है। मैं देखता था कहां से, मुझे दोनों बार की कार सेवा में जाने का अवसर मिला, देखता केरल का आदमी भी अयोध्या में आ रहा है, तमिलनाडु का भी आ रहा है, चाहे कम आ रहे होंगे, लेकिन पूरे देश के लोग राम जी की महिमा के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए वहां आ जाते थे। कई बार कश्मीर में जाते थे तो देश के दूसरे असम तक के लोग वहां पे पहुंच जाते थे। किस लिए? कि वो पार्टी के एजेंडे से बंधे थे, एक समर्पण था, निष्ठा थी कि सब लोग मिलकर पार्टी के लिए काम करें। तो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की बुनियाद संघर्ष से है। जब सत्ता आई तो लोग, आज मुझे अभी अखबार के लोग पूछ रहे थे कांग्रेस बाहर क्यों हो गई, कि क्या कांग्रेस की मार्केटिंग कमजोर थी? मैंने कहा कांग्रेस का सब कुछ ही कमजोर था। इस देश में केवल जाति की, केवल वोट बैंक की, इस तरीके की राजनीति की शुरुआत किसी ने की? कांग्रेस ने की, क्योंकि उनको सहूलियत थी, काम नहीं करना पड़ता था। आप खुद साक्षी हो, कई बार अभी भी लोग जब कहते हैं कि साहब ये समस्या है, कब से है? 50 साल से। तो 50 साल की समस्या का जिम्मेवार कौन है? इस देश में यदि शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हुआ तो जिम्मेवार कौन है? कांग्रेस है। भ्रष्टाचार है तो उसका जिम्मेवार कौन है? कांग्रेस पार्टी है। इस देश को जाति और वोट बैंक की राजनीति पर बांटने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। इसलिए इस देश में एक लंबी समस्या थी, पर आपकी जब सरकार आई, आपके जब लोग आए, तो लोगों ने करके दिखाया। बहुत छोटी सी बात है, जो बार बार किसानों की चर्चा होती है,
और हम उसका जिक्र अक्सर करते हैं और वो हक से करते हैं, इसलिए करते हैं कि उसमें सच्चाई है। किसानों को जो छोटी जरूरतें पूरा करने के लिए जो सबसे बड़ा संबल का काम था, उसमें नेहरू जी भी आ गए थे, इंदिरा जी भी आ गई, राजीव गांधी भी आ गए, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने का काम तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, किसी भाई के लाल। इस देश में फसलों के बीमा लागू करने का काम किया तो उन्होंने किया। मैं अभी देख रहा था, पीछे मुझे चूरू के सांसद बता रहे थे 500 करोड़ रुपए का क्लेम एक जिला के लिए किसानों। इसी तरीके से गांव की सड़कें, गांव का आदमी पहले ही मांग करता था शहर से जुड़ जाऊं, पर नहीं जुड़ा था। आप ताजुब करोगे, अब तो आसान लगता है क्योंकि सड़क बनकर उस पर चल रहे हैं, लेकिन जब खड्डों पर चलता था, जब आदमी को ध्यान आता था, मैं देख रहा था एक दिन अकेले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो वाजपेयी जी ने लागू करी थी, उस योजना से राजस्थान को 70,000 किलोमीटर सड़क मिली है। 70,000 किलोमीटर। इसलिए बीजेपी का कार्यकर्ता शर्मिंदा नहीं हो सकता चौपाल पर। ये आपने गिना दिया मुझे। ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, देश में 83% किसान ऐसे हैं जो केवल जिनकी 2 एकड़ से कम जोत है। दुनिया की अब तक की किसानों की हक की सबसे बड़ी ऐसी स्कीम 11.5 करोड़ किसानों को 1,60,000 करोड़ का सीधा पैसा किसी खाते में डाला। दुनिया में, देश की बात नहीं कर रहा, दुनिया में भारत अनूठा देश है कि मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के खातों में, इस तरीके किसानों के खातों में 1.5 लाख करोड़ रुपए सीधा उनके खातों में गया है। बड़ी स्कीम है दुनिया में। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनसे लोगों का जीवन बदला। बैंक का खाता, जनधन के खाते, बैंक का सामान्य खाता 14 करोड़ थे, आज 44 करोड़ है। अब कोई कांग्रेसी कह सकता है खाते से कहीं फर्क पड़े थे, ये तो कोई भी खुला ले। अरे कोई खुला लेता तो उसमें 50 साल थोड़ी लगते। कोई भी खुला ले, उसका फायदा ही है किसी की छात्रवृत्ति, किसी की पेंशन, किसी की विधवा की पेंशन, किसी बुजुर्ग की पेंशन सीधे खाते में आती। नरेगा की मजदूरी, नहीं तो लोग बाग चक्कर ही काटते रहते थे, उसमें भी पता नहीं आधा अधूरा ही आता था। गैस कनेक्शन, आवास, 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के सर पे छत मिली है। नहीं तो इंदिरा आवास के नाम से लोग मजाक ही करते थे। इंदिरा आवास वो है जिसमें न खिड़की है न दरवाजा, ईंट का भी पता नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के मंडल चलो अभियान की शुरुआत की गई है। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को आप सुन रहे थे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे कोरोना की। देश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 27,553 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में 284 मरीजों की मौत हुई है। ओमिक्रॉन के केस बढ़कर के अब 1,525 तक पहुंच गए हैं। एक्टिव केसों की बात करें तो ये संख्या है 1,22,801। इस तरह से लगातार बढ़ते हुए आंकड़े चिंता का कारण बने हुए हैं। सरकारों की अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, सरकारी गाइडलाइन की पालना करें और वैक्सीनेशन करवाएं। ये बड़ी जानकारी कोरोना को लेकर के अब की सबसे बड़ी अपडेट अभी तक की। देश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ लिया। अब 24 घंटे में 27,553 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 284 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। ओमिक्रॉन के केस बढ़कर के अब 1,525 पहुंच गए हैं। एक्टिव केसों की बात करें तो ये संख्या हो गई है 1,22,801, यानी कि 1,22,801 अभी एक्टिव केसेस हैं। तो कुल केसेस की संख्या आप देखिए, कोविड-19 के 27,553, जिनमें से 1,22,801 जो है एक्टिव केस है, और ठीक हुए मरीज जो है वो है 9,249, जिनमें से 284 लोगों की मौत हुई है।
और ये पिछले 24 घंटे के आंकड़े हैं जो गंभीर हैं। जिस तेज गति के साथ, जिस रफ्तार के साथ कोरोना फैल रहा है वो वाकई चिंताजनक है। पिछले 24 घंटे में इस तरह से ये आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दिए। कुल केस हो गए हैं 27,553, जिनमें से एक्टिव केसेस हैं 1,22,801 और 9,249 लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना को मात देकर के ठीक हुए हैं। वहीं 284 लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा दी। तो वहीं प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना केसेस को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सख्त नजर आ रहे हैं। कोरोना को लेकर के कल से प्रदेश में सख्ती होगी। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक करने जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बैठक, और इस दौरान बैठक में एनजीओ, धर्मगुरु भी शामिल होंगे। उनसे भी राय ली जाएगी किस तरीके से अब प्रदेश कोरोना को लेकर के आगे बढ़ेगा, क्या कुछ एहतियात जरूरी है, क्या किन क्षेत्रों में सख्ती होनी चाहिए और लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। तमाम मसले जिनको लेकर के आज बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे कोरोना को लेकर के मीटिंग के बाद अहम फैसले लिए जा सकते हैं सीएम की तरफ से। तो आज भी कोरोना को लेकर के बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम अशोक गहलोत आज बैठक करेंगे, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साथ एनजीओ के प्रतिनिधि, धर्मगुरु भी अलग अलग धर्मों के शामिल होंगे। तो धर्मगुरुओं की भूमिका भी लोगों को जागरूक करने में काफी महत्वपूर्ण होगी और सरकार कोशिश यही कर रही है कि हर तरीके से सुदृढ़ता के साथ कोरोना पर आगे बढ़ा जाए। गंभीरता के साथ सरकार काम कर रही है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। और अब बात करते हैं धौलपुर की, जहां पर धौलपुर में कोरोना का कहर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि वार्ड बॉय कोरोना पॉजिटिव हुआ है। सीएमएचओ के संपर्क में यह वार्ड बॉय आया था। इसके बाद इसके भी पॉजिटिव होने की जानकारी सामने आ रही है। 30 दिसंबर को सीएमएचओ यहां पर संक्रमित हुए थे। जिले में लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। बड़ी खबर धौलपुर से। कोरोना का कहर धौलपुर में भी नजर आ रहा है। वार्ड बॉय कोरोना से पॉजिटिव पाया गया है। सीएमएचओ के संपर्क में ये वार्ड बॉय आया था और 30 दिसंबर को सीएमएचओ संक्रमित पाए गए थे। जिले में लगातार इस तरह से अब कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। बीती रात को राजस्थान में भी एक साथ 301 कोरोना के मामले सामने आए हैं, लेकिन आम जन अभी भी सतर्क नहीं है। जैसलमेर में तो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से धज्जियां उड़ती हुई जैसलमेर में देखी जा सकती हैं। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग भी कोरोना को लेकर के उदासीन नजर आ रहे हैं। मास्क नहीं पहनने वालों के चालान तक काटे जा रहे हैं। हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने जब लापरवाह लोगों से मास्क को लेकर के सवाल पूछे तो कुछ ने कैमरा देखकर मास्क पहन लिया, कुछ बहाने बनाते हुए नजर आए, लेकिन तस्वीरें गवाह इस बात की कि लोग अभी जागरूक नहीं हैं, लोग अभी भी लापरवाह हैं। राजस्थान में कोरोना ने दस्तक दे दी है। शनिवार को 301 कोरोना के केस सामने आए हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही अभी भी जारी है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। लोग जो है वो कोरोना को लेकर लापरवाह हुए घूम रहे हैं। देखिए, ना तो किसी ने मास्क लगाया है, ना ही सोशल डिस्टेंस की पालना की जा रही है। ऐसा लगने लगा है कि कोरोना जा चुका है। नाश्ता करने आए थे सर, सुबह सुबह नाश्ता तो करेंगे, तो नाश्ता खाने के लिए इसलिए उतारा था मास्क। लोग जो है वो लगातार बहाने बना रहे हैं। वहीं जो है कुछ लोग मास्क पहने हुए भी नजर आ रहे हैं। भैया, कोरोना को लेकर क्या कुछ कहेंगे? सर, कोरोना तो यहाँ तो जिसमें बिल्कुल कम ही है, इतना तो नहीं है। लोग मास्क भी लगाते हैं, चलते हैं लोग। जैसलमेर में जो है वो मास्क लगाते ये कहते नजर आए हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जो है वो बात करेंगे। भैया, मास्क नहीं लगाए हैं? सर जी, मास्क तो लगा लेंगे, काम कर रहे हैं होटल में, इसी जगह मास्क नहीं लगाया। अगर होटल में काम करते हुए कोरोना तोहफे में मिल गया तो? तोहफे में कैसे मिलेगा? काम तो करना पड़ता है ना, मास्क लगे। लोग जो है वो कोरोना को लेकर अभी भी लापरवाह नजर आते हैं। भैया, चाय बेच रहे हैं,
नो मास्क नो एंट्री भी लिख रखा है, लेकिन लोग मास्क नहीं लगा रहे। लोग आ रहे हैं, उनको हम बोल रहे हैं कि दोबारा आओगे तो हम ऐसा मतलब आपको चार्ज नहीं देंगे। हम फर्स्ट बार आ रहे हैं, सबसे यही कह रहे हैं कि भैया मास्क लगा के आओ। तो इनका कहना है कि हम उन्हें चाय नहीं देते, लेकिन जैसलमेर में लगातार बढ़ती कोरोना को लेकर लापरवाही आने वाले दिनों में बड़ा नुकसान दे सकती है, क्योंकि कोरोना ने अब दस्तक दे दी है। प्रदेश भर में लगातार कोरोना के केस सामने आ रहे हैं और ये लापरवाही कहीं भारी न पड़ जाए। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। तो कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है और कहीं ये लापरवाही जीवन पर भारी नहीं पड़ जाए, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और न्यूज़ 18 राजस्थान भी आपसे अपील करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगा करके रखें। तो चलिए अब बात करते हैं सर्दी की, क्योंकि प्रदेश में लगातार सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है और इसी नए साल में जरूरतमंदों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। देर रात को रैन बसेरे का जायजा लेने के लिए सीएम पहुंचे रामनिवास बाग इलाके में। यहां पर जनता का उन्होंने हाल जाना। सर्दी के मौसम में ठिठुर रहे जरूरतमंदों को सीएम अशोक गहलोत ने कंबल वितरित किए हैं। रैन बसेरे शानदार बने हुए हैं। ये मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि रैन बसेरे की व्यवस्था को देखकर खुशी हुई। इस दौरान सीएम ने लोगों से बातचीत की। बाहर के इलाकों से भी यहां पर पहुंचे हुए, इलाज के लिए पहुंचे हुए लोगों से बात की, व्यवस्थाओं को जाना। बड़ी तादाद में वहीं नए साल में रैन बसेरों का जायजा लेने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की, मुलाकात की और वहां लोगों से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि नए साल के मौके पर रामनिवास बाग स्थित रैन बसेरे में जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। प्रदेश में आवश्यकता के मुताबिक अधिक से अधिक रैन बसेरे खोले जाएं, ये सीएम ने कहा। उन्होंने कहा कि नए साल के मौके पर रैन बसेरे में लोगों से मुलाकात की, यहाँ रह रहे लोगों को कंबल वितरित किए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से बेहतर इलाज के लिए जयपुर आए लोगों से बात की। जानकर प्रसन्नता हुई कि मौजूद राजस्थान के निवासियों को चिरंजीवी योजना से निःशुल्क इलाज सर ले लेंगे, वहां सर को पकड़ा दो। इस रैन बसेरे की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, ये सीएम ने लिखा है। उन्होंने कहा कि आगे के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है, प्रदेश में आवश्यकता मुताबिक अधिक से अधिक रैन बसेरे खोले जाएं और इनका बेहतरीन प्रबंधन किया जाए। सर्दी में एक भी व्यक्ति खुले में ना सोए। तो सरकार की ओर से पहले से ही संदेश दिया गया था कि एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे इस महामारी के दौर में, इन व्यवस्थाओं में। और उसी तरह से, उसी अंदाज में अब ये कोशिश की जा रही है कि सर्दी में एक भी व्यक्ति खुले में नहीं सोए। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से भी बात की। पुलिसकर्मियों का हौसला सीएम ने बढ़ाया। यहां पर ठंड में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाते हुए सीएम ने उनसे बातचीत की और उनकी स्थितियों को भी जाना। रैन बसेरे से लौटते समय की बात है, जब मोती डूंगरी मंदिर के बाहर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से मुख्यमंत्री ने रुक करके बातचीत की, पुलिसकर्मियों की समस्याओं को जाना और अधिकारियों को इन समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो 8 बजे आ जाता है, वो 1 घंटा पहले उसको फ्री कर देते हैं, पर व्यवस्था रखनी पड़ती है। शिफ्ट के हिसाब से रखते हैं। आज का नया दिन है ना, गणेश जी के होता है तो कम हो गया सर। सुबह 6 बजे आए
और इंसान की चुनौती काम करना समस्याएं क्या हैं, इसको जानने की कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। वहीं प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। नए साल में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। प्रदेश के कई जिलों में तापमान गिरने की संभावना है। आपको बता दें कि 2 दिन बाद फिर से बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। 6 से 8 जनवरी तक बारिश की आशंका है। प्रदेश के कई जिलों में पारा जमाव बिंदु के करीब है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के कई जिलों में 5 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक तेज बारिश हो सकती है और फिलहाल पारा जो है वो गिरने की संभावनाएं जताई गई हैं। कई इलाकों में आज भी कोहरा देखने को मिला। 2 दिन बाद फिर से बारिश की संभावना जताई गई है। तो प्रदेश के कई जिलों में पारा जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है। लगातार कड़ाके की ठंड जारी है। तो वहीं प्रदेश में अगले सप्ताह से मौसम बदलने वाला है। 4 जनवरी से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं और इसके कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि 4 जनवरी से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और पश्चिमी विक्षोभ का असर 7 जनवरी तक देखने को मिल सकता है। 5 जनवरी को बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के कुछ भागों में एक बार फिर से सक्रिय होगा। इस सिस्टम के प्रभाव से साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर दिनांक 4 जनवरी दोपहर के बाद या शाम के समय एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है। साथ ही अरब सागर से हवाओं के साथ नमी की सप्लाई भी होने के लिए कंडीशंस काफ़ी फेवरेबल है। कहते हैं कि शहद हो तो भरतपुर जैसा, वरना ना हो। ये बात हम क्यों और किस लिए कह रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश में भरतपुर शहद का हब बनता जा रहा है। यहाँ शहद का इतना उत्पादन होता है कि 12 से अधिक देशों में यहाँ का जो शहद है वो सप्लाई किया जाता है। और इतना ही नहीं, शहद का इतना उत्पादन है कि यहाँ की जो चर्चा है वो अब दिल्ली तक होने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के मधुमक्खी पालकों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया है। दिल्ली के कृषि भवन में हुए समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी वीसी के जरिए भरतपुर जिले के मधुमक्खी पालकों से रूबरू हुए और शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उन्हें बधाई दी। आपने ये हनी का उद्योग किसानों को जोड़ करके जो काम शुरू किया है, उससे मधु भी मिलेगा और बी वैक्स भी मिलेगा, उसकी भी बहुत बड़ी खपत होती है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। भरतपुर में बड़े पैमाने पर मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। यहाँ निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट भी है जो कई राज्यों से शहद खरीदता है। आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो है मधुमक्खी पालन का ये एक प्लांट सा है। यहाँ पर जो है मधुमक्खी के जो डिब्बे हैं वो रखे जाते हैं और यहाँ से जो जब ये मधुमक्खी हैं आसपास के खेतों में घूमती हैं, खेतों से जो है शहद जो निकाल करके रस जो होता है, सरसों हो या अन्य जो पौधे हों वहाँ से लेकर के आती हैं और इन जो डिब्बों में वो है वो उसको कलेक्ट करती हैं और उसके बाद में जो शहद के जो ये कारोबारी होते हैं वो इन डिब्बों से होकर के और एक चरखी के द्वारा जो है शहद को निकालते हैं और फिर उसको मिक्स के डिब्बों में पैक करके जो है विदेशों में सप्लाई किया जाता है। मौजूदा समय में प्रदेश में करीब 12,000 टन शहद उत्पादन हो रहा है, जिसमें करीब 3500 मीट्रिक टन उत्पादन अकेले भरतपुर जिला में किया जा रहा है। आज 12 से ज्यादा देशों में भरतपुर का शहद सप्लाई किया जा रहा है।
जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि आप अपने एफपीओ को ऊंचाइयों पर ले जाइए, हम पूरी प्रयास करेंगे अपने मधुमक्खी पालक भाइयों के साथ मिलकर इस एफपीओ को भारत में पहचान दिला पाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो संवाद में भरतपुर के 21 मधुमक्खी पालकों को संबोधित किया है और उनको बधाई दी है कि जिस तरह से शहद का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है, उसमें भरतपुर ही नहीं पूरे देश और प्रदेश का नाम जो है रोशन हो रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।